हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका बिग डेटा के तीसरे लेक्चर में। हम ऑलरेडी इस ट्यूटोरियल के 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और आज हम तीसरा लेक्चर कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे हडूप के बारे में। तो चलिए एक बार आज का एजेंडा देख लेते हैं। तो हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में समझेंगे और हडूप में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। हडूप के क्या कोर कंपोनेंट्स होते हैं और हडूप जो है वो एक ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम से कैसे अलग है वो भी समझेंगे। और थोड़ा सा हम हडूप के कोर कंपोनेंट्स के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार हडूप की जो डेफिनेशन है उसको फिर से रिवाइज करना चाहूँगा। हम इस डेफिनेशन को पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि हम इसके जो पीसीज हैं इस डेफिनेशन के जो पार्ट्स हैं हम उस पार्ट्स को यूज़ करेंगे आज के लेक्चर में। तो हडूप जो है बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स है कि बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को एक साथ इकट्ठा करके एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है जिसको हम हडूप कहते हैं। और हडूप को हम यूज़ करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर चाहिए होती है और हमें चीज़ों को पैरेलल एग्जीक्यूट करना होता है। तो जो कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब भी हडूप की बात हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होनी चाहिए, बड़े डेटा सेट्स होनी चाहिए, और जो आपकी जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क पैरेलल कंप्यूटिंग को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तो हो गई हडूप की बात। एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को भी समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते आए हैं पिछले 2 लेक्चर्स में, लेकिन आज हम इसको एग्जैक्टली थोड़ा सा समझ लेते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ, थोड़ा डायग्राम्स के साथ समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो इसके लिए मैं अपने नोटपैड पे जाऊंगा और मैं कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं जिससे कि हमको आसानी होगी समझने में कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। बेसिकली हम इन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्लस्टर हो गया, डेटा सेंटर हो गया, नोड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे मिलके कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को बनाते हैं। तो सबसे पहले डेटा सेंटर क्या होता है। डेटा सेंटर बस सिंपल एक बिल्डिंग समझ लीजिए जिसमें आप अपने कंप्यूटर्स को होस्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स को रख सकते हैं। तो एक ही डेटा सेंटर हो गया। डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े हैं, हज़ारों कंप्यूटर्स पड़े हैं लेट्स से, और ये सारे के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नेटवर्क की केबल्स के थ्रू। तो इसमें जो आपके जो बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये आपस में मिलके क्लस्टर्स बनाते हैं। क्लस्टर बेसिकली एक सबसेट होता है, इसका एक छोटा सा ग्रुप होगा जो कि एक एप्लीकेशन को के लिए समर्पित होगा, डेडिकेटेड होगा बेसिकली। तो लेट्स से मैं बात करता हूँ कि ये एक क्लस्टर है, तो इसको हम बोलेंगे क्लस्टर, जो आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए क्रिएट किया। और ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं इनको हम बोलेंगे नोड्स। तो डेटा सेंटर समझ में आ गया, क्लस्टर हमें समझ में आ गया, हमें नोड समझ में आ गया। और नोड बेसिकली जैसा कि मैंने बोला कि एक कंप्यूटर है बेसिकली और कुछ नहीं है। तो इस नोड के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे, वो लिनक्स हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। और फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि अभी जो काम कर रहा हूँ जिस कंप्यूटर पे, मैं वन नोट यूज़ कर रहा हूँ। वन नोट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ ओएस पे इंस्टॉल्ड है, और विंडोज़ ओएस मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है जो कि एक नोड है। तो इस तरह से ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का जो आर्किटेक्चर होता है वो काम करता है कि एक डेटा सेंटर में बहुत सारे नोड्स होते हैं, वो नोड्स मिल के क्लस्टर को बनाते हैं। और हर एक नोड जो होता है बेसिकली अपने आप में एक कंप्यूटर होता है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसमें कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल करोगे। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके हडूप हो सकता है या आपका खुद का एप्लीकेशन का कोड भी होगा। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को हम सेटअप कैसे करते हैं, एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में कैसे दिखता है वो। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हडूप की हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। कोई आपसे इसके बारे में पूछेगा नहीं और ना ही ये कभी एग्ज़ाम में आएगी, ना ही ये कभी इंटरव्यू में पूछी जाएगी, लेकिन
थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हडूप शुरू कहाँ से हुआ था। तो एक डग कटिंग नाम का एक बंदा था जिसने हडूप पे काम करना स्टार्ट किया था 2002 में। फिर 2003 में गूगल ने HDFS लॉन्च किया। HDFS बेसिकली हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, ये बेसिकली स्टोरेज सिस्टम है जो हडूप को सपोर्ट करता है। हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। लेकिन 2003 में गूगल फाइल सिस्टम ने बेसिकली इसका अपना पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने HDFS की नींव रखी। फिर 2004 में गूगल ने एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ इस दुनिया को दी जो कि थी मैप रिड्यूस एल्गोरिथम। मैप रिड्यूस एल्गोरिथम को हम बहुत डिटेल में समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में, बट आप फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि ये एक एल्गोरिथम है जिस पे आप डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग मॉडल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर 2008 में याहू ने हडूप को एज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रिलीज़ किया डग कटिंग के साथ मिलके, और फिर 2011 में फाइनली ये अपाचे के थ्रू लाइसेंस्ड हो गया और अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने इसका पहला वर्जन लॉन्च किया विच वाज हडूप 1.0। हडूप 1.0 का वर्जन लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हडूप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हडूप की है वो है स्केलेबिलिटी, कि इसको आप स्केल कर सकते हो किसी भी लिमिट तक। अब स्केल का मतलब क्या होता है और स्केल किस प्रकार का होता है? तो दो तरह का स्केलिंग हो सकता है, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और स्केलिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर की पावर को बढ़ाते हैं। बेसिकली पावर कैसे डिफाइन करते हो? पावर को आप रैम से डिफाइन कर सकते हो, पावर को आप CPU से डिफाइन कर सकते हो, पावर को आप हार्ड डिस्क से भी डिफाइन कर सकते हो, पावर को आप GPU से डिफाइन कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप कंप्यूटर में लगाते हो कंप्यूटर को पावरफुल बनाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ों को अगर आप घटा और बढ़ा सको उसको हम स्केलिंग बोलते हैं बेसिकली। और ये दो तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अगेन इसको थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग काम कैसे करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल स्केलिंग की। तो मैं एक सिनेरियो ड्रॉ करता हूँ कि लेट्स से आपकी एक एप्लीकेशन है, एक सर्वर है बेसिकली आपका ये। इस सर्वर की कुछ रैम कैपेसिटी है, CPU है, इसमें हार्ड डिस्क भी हो सकता है, GPU भी है लेट्स से। तो लेट्स से 2 GB रैम है, 2 vCPU हैं, 100 GB हार्ड डिस्क है और आपका थोड़ा सा GPU भी है लेट्स से 16 GB का, 6 GB का GPU, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, 6 GB का GPU लेते हैं। और आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो सारे के सारे क्लाइंट्स आपके इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और हुआ ये कि नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए, इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आपकी जो मशीन है ये आउट ऑफ मेमोरी जाने लगी। इसके पास रैम और CPU पावर ही नहीं बची कि वो और ज़्यादा रिक्वेस्ट को ले सके, एक्सेप्ट कर सके। तो इस केस में आपको इसको ठीक करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में आप क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे कि मशीन को सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में आ रही है, रैम में आ रही है या CPU में आ रही है, किस पार्ट में आ रही है, और उस पार्ट को बढ़ा दोगे। तो रैम सपोज अगर मशीन में रैम कम पड़ रही है तो आप 2 की जगह पे 8 GB रैम लगा दोगे, या CPU की पावर कम पड़ रही है तो आप 2 की जगह पे 16 CPU लगा दोगे। तो इस तरह से आप एग्जिस्टिंग जो कंप्यूटर होता है, एग्जिस्टिंग जो सर्वर है, उसी में आप रैम बढ़ा दोगे या CPU बढ़ा दोगे, तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग। तो ये तो हो गया वर्टिकल स्केलिंग। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है, अगर मैं सेम सिनेरियो लूँ कि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं और आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इस कंप्यूटर की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाओगे। मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार कि लेट्स से आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जहाँ से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं आपके पास, और रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा हो गई कि आपका जो सिंगल सर्वर था ये पहले, ये बेचारा आपकी सारी की सारी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर पा रहा है। तो उसमें आप क्या करोगे, आप नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स बढ़ा दोगे और सारे के सारे कंप्यूटर्स की वही 2 GB रैम होगी। तो आप देखोगे कि अगर मुझे यहाँ पे 8 करना था तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 इस 5वें को हटा देते हैं एक बार के लिए। तो मैंने सेम कैपेसिटी बिल्ड कर ली, लेकिन मैंने कैसे बिल्ड करी, मैंने 3 और नई मशीनें चालू कर दी और इन सारी मशीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। सारी मशीनों पे सेम कोड चल रहा है और यहाँ पर एक प्रॉक्सी सर्वर डाल दिया मैंने। अब ये सारी के सारी रिक्वेस्ट इस प्रॉक्सी सर्वर पे आ रही हैं और ये प्रॉक्सी सर्वर जो है वो डिसाइड करेगा कि मुझे रिक्वेस्ट को इस वाले सर्वर पे भेजना है, इस पे भेजना है,
इस पे भेजना है या इस पे भेजना है। वो डिसाइड करेगा बेसिकली ये देख के कि कौन सा सर्वर खाली है जो कि इस रिक्वेस्ट को ले सकता है। तो आप इस वाले चीज़ को, इस वाले कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो आप देखोगे पावर दोनों में बढ़ रही है, लेकिन वर्टिकल स्केलिंग में मैंने सेम मशीन की पावर को बढ़ा दिया, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में मैंने ज़्यादा मशीन्स को डाल दिया। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। वापस आते हैं स्लाइड पे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसा कि हमने बोला कि हडूप में हज़ारों मशीन्स आप लगा सकते हो, और जो मशीन्स हैं उस पर एक स्टोरेज सिस्टम काम करता है जिसको हम बोलते हैं HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये जो फाइल सिस्टम होता है ये सारे के सारे नोड्स पे इंस्टॉल किया जाता है, और ये जो फाइल सिस्टम होता है ये इंश्योर करता है कि जो भी डेटा आप एक नोड पे लिख रहे हो वो डेटा और भी नोड्स पे डुप्लीकेट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो और वो कॉपी किस फार्मूले पे होगा, वो रेप्लिकेशन फैक्टर के फार्मूले पे कॉपी होगा, कि जब आप डेटा को लिख रहे हो हडूप क्लस्टर में तो आप रेप्लिकेशन फैक्टर बताओगे। लेट्स से आपने बोला रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है, तो उसमें क्या होगा कि जो सेम डेटा है वो कम से कम हडूप क्लस्टर में 3 मशीन्स पे लिखा जाएगा। अगर आपने रेप्लिकेशन फैक्टर को 5 दे दिया तो वो डेटा कम से कम 5 मशीनों पे लिखा जाएगा। अब होगा ये कि इन पाँचों में से अगर सपोज कोई भी एक मशीन अगर ख़राब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, स्टिल आपका जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होगा, आपका डेटा सेव रहेगा, क्योंकि बाकी 4 मशीनों के पास वो डेटा है। तो आपकी किस्मत अगर बहुत ही ख़राब हुई तभी ऐसा होगा कि सारी की सारी मशीनें, वो पाँचों की पाँचों मशीनें जिस पे डेटा था वो सारी की सारी ख़राब हो जाएं, अदरवाइज़ ऐसा होगा नहीं। क्योंकि आपके पास और भी तरह के अलार्म्स सेटअप होंगे कि कोई मशीन अगर डाउन हुई तो वो ऑटोमेटिकली अप आ जाए, हडूप भी उसको ऑटोमेटिकली अप लाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आपके डेटा की रेजिलियंसी बढ़ जाती है और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपका जो डेटा है वो बहुत सारी मशीनों पे रेप्लिकेशन फैक्टर के थ्रू कॉपी हो जा रहा है। तीसरा है बीइंग इकोनॉमिकल। ये भी हडूप का बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि आप इसमें सेम ऑर्डिनरी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको ये जो हमने एग्जांपल लिया था इस पर वापस लेके जाऊँ तो आप देखोगे मैंने सेम कैपेसिटी के कंप्यूटर लिया, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर नहीं लिया है, 2-2 GB रैम के कंप्यूटर्स लिए हैं, बहुत ही सिंपल से कंप्यूटर्स लिए हैं जो कि सस्ते मिल जाते हैं। इनफैक्ट आपका जो डेस्कटॉप है या आपका जो लैपटॉप है वो भी एक नोड की तरह इसमें काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑब्वियसली अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की मशीनें खरीदोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, तो ये इकोनॉमिकल हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा महंगे भारी CPU, रैम और GPU वाले सर्वर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा DB सिस्टम और हडूप के डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं, इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है। तो अगर एक नॉर्मल डेटाबेस की बात करूं तो आप उसमें एक सर्वर होता है जहाँ पे आप सारा का सारा डेटा स्टोर करते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। लेकिन हडूप में क्या होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सारे के सारे नोड्स में। अब जो डेटाबेस होता है, जो नॉर्मल डेटाबेस होता है उसकी कैपेसिटी होती है गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स तक, उसके बाद डेटाबेस सपोर्ट नहीं कर पाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन हडूप जो होता है वो टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, इवन एक्साबाइट तक सपोर्ट कर सकता है। और जो हमारा जो नॉर्मल डेटाबेस सर्वर होता है उसको आप वर्टिकली स्केल कर सकते हो, जो मैंने स्केलिंग बताया, आप उसमें रैम और CPU बढ़ा सकते हो, बट स्टिल आप कितनी रैम और कितना CPU बढ़ा लोगे, आपकी परफॉर्मेंस हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। हडूप में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को सपोर्ट करता है ये, और इसकी वजह से आप चाहो तो जितनी चाहो उतनी रैम अपने पूरे हडूप क्लस्टर में ऐड कर सकते हो। बेसिकली आपको एक नया कंप्यूटर ऐड करना पड़ेगा और आपकी ओवरऑल रैम कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ओवरऑल CPU कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। और ये 100 सर्वर्स भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतने सर्वर्स आप डाल सकते हो और आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया डिफरेंसेस DB सिस्टम और हडूप सिस्टम के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हडूप के कोर कंपोनेंट्स के बारे में। तो मेजरली 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि हडूप का ढांचा तैयार करते हैं, HDFS, यार्न और मैपरेड्यूस। अब अगर मैं HDFS की बात करूं तो HDFS की फुल फॉर्म है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक स्टोरेज इंजन है जो कि सारे के सारे नोड्स पे इंस्टॉल होता है। जो भी आपके हडूप के जो नोड होते हैं उन सब पे ये फाइल सिस्टम इंस्टॉल होता है। बेसिकली फाइल सिस्टम है, विंडोज़ का अपना फाइल सिस्टम होता है, लिनक्स का अपना फाइल सिस्टम होता है, तो इसी तरह हडूप का अपना फाइल सिस्टम है। दूसरा है यार्न। यार्न का जो फुल फॉर्म है वो है येट अनदर रिसोर्स मैनेजर रिसोर्स नेगोशिएटर, और इसका जो नाम है ये बेसिकली वही करता है कि ये रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है।
आपके पास इतने सारे नोड्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए कोई प्रोसेस चाहिए। तो ये यार्न वो प्रोसेस होता है जो कि उन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है और साथ में स्केड्यूलिंग कैपेसिटी भी देता है कि आपको कोई जॉब शेड्यूल करनी है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे रन हो, तो वो भी आप यार्न के थ्रू कर सकते हो। तीसरा जो इसका कोर कंपोनेंट है वो है मैप रिड्यूस। इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात करी है पहले भी। और मैप रिड्यूस बेसिकली एक एल्गोरिथम है और इस एल्गोरिथम को आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो कि आप यूज़ कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को चलाने के लिए या यूज़ करने के लिए अपनी एप्लीकेशन के लिए। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही बात करेंगे। हमने आज के लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के बारे में समझा, हमने हडूप के कोर कंपोनेंट्स के बारे में समझा, हडूप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी, हमने थोड़ा सा डिफरेंसेस के बारे में बात करी कि ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम कैसे अलग है हडूप के सिस्टम से। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकेंगे दोस्तों, और अगले लेक्चर्स में हम और ज़्यादा डिटेल में इन कॉन्सेप्ट्स में अंदर जाएंगे और इनको और थोड़ा सा ज़्यादा समझेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू, और आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।